मित्रों नमस्कार। गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में मैं लेकर आए हूं आज देहरादून जनपद सीरीज की एक और नई वीडियो सीरीज। इससे पहले हम देहरादून के बारे में 2 वीडियोज में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देहरादून के संक्षिप्त इतिहास, उसका भौगोलिक क्षेत्रफल और हमने देहरादून के नदी तंत्र पढ़ लिए हैं। यदि आपने वह वीडियोज नहीं देखी तो हमारे जनपद सीरीज के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन्हें भी देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम इसमें देहरादून जनपद के अंदर प्रमुख मेले और प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करेंगे और देहरादून में प्रमुख पाए जाने वाले खनिज संसाधन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से क्षेत्र एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि उत्तराखंड पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनके एग्जाम कैलेंडर भी इससे पहले जारी हो चुके थे। तो आई होप कि वे एग्जाम जल्दी हो जाएं और जल्दी ही होने चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के एग्जाम्स काफ़ी डिले हो चुके हैं, इसलिए जल्दी हो जाएंगे और आप उस चीज़ की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लें। और हम आपके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े हुए हैं, इसलिए कि ताकि आपके रिवीजन के बहुत अच्छे से काम आए। और आज हम लाए हैं देहरादून जनपद सीरीज। तो आइए शुरू करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होने वाली है एग्जाम व्यू से मैं इंपॉर्टेंट करके दे दूंगा, क्योंकि कई बच्चे होते क्या हैं, वीडियोज को पूरा नहीं देखते हैं, फिर लास्ट में ये होता है कि यार हमने ठीक से नहीं पढ़ा था और एग्जाम में कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसके लिए तरीका यही है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन न छूटे। तो देहरादून जनपद की हम बात कर रहे हैं आज, और देहरादून जनपद में सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ के खनिज संसाधनों पर। देखिए, यहाँ के खनिज संसाधनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं और बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो वो कौन कौन से हैं। अब देखो, हम देहरादून में खनिज संसाधन की बात कर रहे हैं। क्या क्या है खनिज संसाधन, इस छोटे से डायग्राम में आप सभी कुछ याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कुमाऊं बुरेला क्षेत्र। तो कुमाऊं बुरेला क्षेत्र बार बार पूछा जाता है, और ये क्यों पूछा जाता है, यहाँ किस चीज का उत्पादन होता है, तो वह पाया जाता है जी सीसा। कहाँ पाया जाता है, देहरादून के कुमाऊं बुरेला क्षेत्र में। अब यहां से एक दूसरा क्षेत्र और देखिए, उसका नाम है घपीला गांव। ये घपीला गांव देहरादून में है, और यहां क्या पाया जाता है, देहरादून में घपीला गांव में पाया जाता है जी जिप्सम। देहरादून के ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद अगर आप यहां पर आ जाएं तो ठीक देहरादून के मध्य क्षेत्र में, जहां पर कि अशोककालीन शिलालेख भी मिले हैं कालसी में, और यहीं पर बाराकोट और मंदारण 2 क्षेत्र हैं। और बाराकोट और मंदारण क्यों फेमस है, यह है चूना पत्थर के लिए। आप बाराकोट याद रखेंगे, बालाकोट नहीं। बालाकोट तो कहां रह गया, पीओके में, ये बाराकोट हो गया है। और बाराकोट और मंदारण क्षेत्र किस चीज के लिए फेमस हो गया जी, चूना पत्थर के लिए, देहरादून का क्षेत्र। अब यहां से थोड़ा इधर आ जाएंगे मसूरी की तरफ। मसूरी में एक मझगांव क्षेत्र है और एक है क्यारकुली। मझगांव एंड क्यारकुली कहां, देहरादून में। तो मझगांव और देहरादून के ये क्यारकुली क्षेत्र में खड़िया पाया जाता है, जिसे सेल खड़ी भी कहते हैं, जिसे प्राचीन समय में सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें मिलती थी। वही सेल खड़ी एक पत्थर होता है, कोमल पत्थर होता है, जिसे पहले जब लेखन शैली में पेंसिल पेन आदि नहीं जुड़े थे तब पाटी में लिखा जाता था। वो वाली खड़िया पत्थर कहाँ मिलती है, यहाँ मझगांव और क्यारकुली। और ये दोनों चीजें, ये खड़िया पत्थर ये मिलते हैं कहाँ, मसूरी के आसपास। उसके बाद बात करें संगमरमर की, तो संगमरमर भी देहरादून में पाया जाता है। सबसे अधिक संगमरमर देहरादून में ही होता है, उत्तराखंड के, बहुत ज्यादा खास है, ये भी याद रखेंगे। और बेराइट्स भी देहरादून में पाया जाता है, और एक गंधक पाया जाता है शस्त्रधारा के आसपास, गंधक, ये इंपॉर्टेंट है। गंधक भी पाया जाता है, बेराइट्स भी, संगमरमर भी। अगर आप मझगांव और क्यारकुली में जाएं तो वहां खड़िया पाया जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट होगी। और चूना पत्थर पाया जाता है बाराकोट और मंदारण, और कुमाऊं बुरेला में सीसा पाया जाता है, और घपीला गांव में पाया जाता है जिप्सम। अब प्रश्न ये है कि भाई अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कौन सा एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में आपका कुमाऊं बुरेला क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक यहां से इंपॉर्टेंट कुमाऊं बुरेला हो गया, और एक मंदारण क्षेत्र और क्यारकुली, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं कंठस्थ करके बहुत अच्छे से, क्योंकि यही प्रश्न बनते हैं। कुमाऊं बुरेला, मंदारण, क्यारकुली, ये नाम ही थोड़ा उटपटांग से लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम में यही प्रश्न आते हैं। अब इन्हीं में से अगर सही मिलान के लिए आ गया तो कंफ्यूज हो गए।
तो चित्र के माध्यम से आप कुमा बुरेला ऊपर याद रखेंगे सीसा, उसके बाद मंदारन, चूना पत्थर और ये खड़िया पाया जाता है कियारकुली में, देहरादून के क्षेत्र में। तो इतनी सी बात याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर यहां पर आ जाता है देहरादून के कुछ और चीजें हैं, और देहरादून में है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव एवं वनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखो ये देहरादून अपने आप में एक वन नगर भी है, और वन नगर होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ अभ्यारण्य, वन्यजीव विहार पहले से भी थे और अभी भी है। यहां तक कि देहरादून में सबसे पहला उत्तराखंड का वन्यजीव विहार स्थापित किया गया था, जिसका नाम था मोतीचूर। लेकिन अभी मोती को खा गए हैं, मोतीचूर खा गए हैं राजा जी। राजा जी मोतीचूर खा चुके हैं। अब ये कैसे, देखिए कैसे। उत्तराखंड में सबसे पहला वन्यजीव विहार बना था मोतीचूर, और ये बना हुआ था देहरादून के अंदर, और ये 1935 में बन चुका था। देखिए इंपॉर्टेंट है 1935। लेकिन 1935 के बाद जब भारत आजाद हुआ 1948 में, उसके बाद 47 में भारत आजाद हुआ और 48 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में इसे शामिल कर दिया गया। किसको? मोतीचूर वन्यजीव विहार को, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया। ये हम याद रखेंगे। एक दूसरा है जो देहरादून में ही आता है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। बल्कि ये देहरादून नहीं, बल्कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी 3 जनपदों में फैला हुआ है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये एक्चुअली पहले राजाजी वन्यजीव विहार के नाम से जाना जाता था, और इसे फिर 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बनाया गया। अब इस राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में 3 चीजें मिलाई गई हैं। कौन कौन सी? एक राजाजी वन्यजीव विहार जो कि 1948 में बना था, एक मोतीचूर वन्यजीव विहार जो कि 1935 में बना था, और एक चिल्ला वन्यजीव विहार, ये जो हरिद्वार में था, ये 1977 में बना था। अब जाकर के इन तीनों को मिलाकर के राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला, इन तीनों को मिलाकर के 1983 में एक उद्यान बनाया गया। ये थे वन्यजीव विहार। इन विहारों को मिलाकर के एक उद्यान बनाया, और ये उद्यान 1983 में क्या बना? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ये वाला भी, क्योंकि अगर मैं बात करूं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की, तो अभी के समय में 15 अप्रैल 2015 को बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया, और उत्तराखंड का द्वितीय बाघ संरक्षण केंद्र हो चुका है। यानी सबसे पहला बाघों के लिए जो अभ्यारण्य है वह है कार्बी राष्ट्रीय उद्यान। देखो ये तो देश का पहला है। उसके बाद अगर आप राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें कि ये उत्तराखंड का द्वितीय बाघों के लिए संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। कौन सा वाला? राजाजी वाला, द्वितीय बाघों के लिए है ना। अदरवाइज तो उत्तराखंड में कई और राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन बाघों के लिए ये वाला दूसरा बन चुका 15 अप्रैल 2015 को बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल करके बाघों के लिए संरक्षण अभ्यारण्य बना दिया गया है। और वैसे फैला कहाँ कहाँ है ये हरिद्वार में फैला है, देहरादून में और पौड़ी में। तो आप PhD याद रख सकते हैं, PhD इसका शॉर्ट फॉर्म है PhD, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। तो PhD करके याद रखें। एक और है यहाँ मालसी डियर पार्क, इसे भी याद रख लेते हैं भाई। मालसी डियर पार्क की बात करें तो मालसी डियर पार्क वैसे तो 1976 में बना था, लेकिन इस 1976 के बाद 19 फरवरी 2013 को इस डियर पार्क को राज्य का प्रथम चिड़ियाघर बनाया गया। तो अभी तक राज्य का प्रथम चिड़ियाघर किसे कहा जाता है? मालसी डियर पार्क को, जो कि देहरादून में ही है। वैसे ये 1976 में बना था और 2013 में इसे राज्य का प्रथम चिड़ियाघर घोषित किया गया। तो ये भी याद रखते हैं। एक और यहाँ पर एक अभ्यारण्य और है, यानी एक विहार और है, उसका नाम है मसूरी वन्यजीव विहार। ये मसूरी वन्यजीव विहार एक्चुअली मसूरी में ही है, और ये मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना 1993 में की गई थी। और 1993 में इसकी स्थापना के साथ अगर बात करें क्षेत्रफल की, 10.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है इसका, 10.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। अब ये जब इतना क्षेत्रफल है, इस हिसाब से वन्य जीव विहारों में उत्तराखंड में सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मसूरी वन्यजीव विहार। इसी मसूरी वन्यजीव विहार को विनोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार भी कहा जाता था पहले। वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर माउंटेन क्लेव नामक पक्षी पाई जाती है, जिसे कि पहाड़ी बटेर कहा जाता है। ये पाई नहीं जाती है एक्चुअली, ये पहले होती थी लेकिन अब विलुप्त प्राय प्रजाति में आती है।
तो ये वाली पहाड़ी बटेर यहाँ पर पाई जाती पक्षी, इसीलिए इसे द माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार भी कहते थे। लेकिन इसका जो रियल नेम है वो है मसूरी वन्यजीव विहार। तो इतनी बातें हमने याद रख ली। भाई देखो, हमने यहाँ पर देहरादून के खनिज के लिए प्रमुख क्षेत्रों के नाम भी पढ़ लिए हैं, साथ ही साथ यहाँ राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार आदि ये सब पढ़ लिए हैं। इसके अलावा देहरादून में एक आसन बैराज है जो कि एक प्रकार का बर्ड सेंचुरी है, जिसे कि रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। और यदि आपने रामसर साइट्स के बारे में या आसन बैराज के बारे में पढ़ना है तो इससे पिछली वाली वीडियो में आप जाएं, देहरादून का नदी तंत्र पढ़ा रखा है मैंने, उसमें सभी कुछ डिटेल उसके बारे में है। तो आप कोशिश करें पढ़ने की कि भाई पिछली वीडियो को भी देखें, जरूर देखें, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है। क्योंकि नदी तंत्र में मैंने टोटल सारे नदियों पर बने हुए सभी डैम्स, सभी परियोजनाओं के बारे में भी डिटेलिंग बता रखी है, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो ये तो होगी बात खनिज संसाधन और वन्य जीवों से रिलेटेड जितने भी संरक्षण उद्यान या संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। अब आते हैं मंदिरों पर। देहरादून के मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इनमें से एक न एक प्रश्न टपकता है। जैसे यहाँ से हमने देखा, यहाँ से मैंने 3 चीज़ आपको बताया, मंदारण बताए, क्यारकुली बताया और कुमाबुरेला बताया। ये तो याद रखना है 100%। यहाँ से मोतीचूर पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। और यहाँ एक ये वाली परियोजना पूछी जाएगी कि भाई बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया, 15 अप्रैल 2015। ये इनफ है, इतना अगर हम याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आपको ये मसूरी वन्यजीव विहार सबसे छोटा है, इतना तो याद रखना पड़ेगा। अब कई लोगों को कन्फ्यूजन ये होगा कि भाई सबसे छोटा तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ है, लेकिन वो राष्ट्रीय उद्यान है, ये है वन्यजीव विहार, तो दोनों में अंतर होता है। इसलिए वैसे वन्यजीव विहार और राष्ट्रीय उद्यान की भी वीडियो में बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे भी सर्च कर सकते हैं। अब देहरादून के अंदर हम बात कर रहे हैं मंदिरों पर। सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर की बात करते हैं, ये करते हैं महाशु मंदिर हनोल में। देखो हनोल वैसे जौनसारी जनजातियों का सबसे पवित्र तीर्थ है। ये हनोल का नाम हनोल इसलिए पड़ा है क्योंकि हनोल नाम पढ़ने के पीछे एक हुना भट्ट नाम के आदमी कहते हैं, हुना भट्ट नाम के आदमी की वजह से हनोल का नाम पड़ा हुआ है, जो कि शायद यहीं के होंगे, तो इन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा हुआ है। और हनोल की बात करें तो हनोल में महासु देवता का मंदिर है जो कि बहुत ही भव्य है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर आप कह सकते हैं। हनोल जो है जौनसारी जनजाति का पवित्र स्थल भी है। और ये जो जौनसारी जनजाति है ये देहरादून के बाबर क्षेत्र में रहती है, चक्राता, त्यूनी आदि क्षेत्रों में। और इस क्षेत्र में रहने के साथ इन्हीं का ये प्रमुख मंदिर है महासु देवता। और महासु देवता के मंदिर को, इस क्षेत्र को उत्तराखंड का पंचम धाम की संज्ञा दी गई है, 5वां धाम। देखो 5वां धाम कई जगहों को कहा गया है, तो हमें उन्हें एक एक करके याद भी रखना होगा, लेकिन यहाँ हनोल को भी कहा गया है 5वां धाम। ये जो मंदिर है ये मंदिर 9वीं सदी में निर्मित हुआ है और ये कोई विशेष प्रकार की शैली में नहीं है बल्कि मिश्रित शैली है। इसमें कई प्रकार की शैलियों से ये मंदिर बना हुआ है और ये चक्राता के अंदर आता है, देहरादून चक्राता के अंदर आता है। और ये हनोल गांव का पुराना नाम चकरपुर भी था, यानी चक्राता क्षेत्र का पुराना नाम चकरपुर था। और इसी चकरपुर में ही ये हनोल गांव है जहाँ की ये महाशु देवता का मंदिर है। देखो ये महाशु देवता जो है ये किस ईश्वर के मंदिर है, तो उसके लिए उत्तर ये हो जाएगा, यहाँ पर सबसे प्रमुख बीड़ है। ये कुछ बीड़ होते हैं, ये जौनसारियों के ही देवता होते हैं। तो उस बीड़ का नाम है सेकुडिया बीड़, एक दूसरा है कफला बीड़, कैलू बीड़ और कैथाल बीड़। याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकुडिया बीड़ पहला, ये है 100 से, बाकी सारे कौन से हैं, तो सेकुडिया बीड़, कफला बीड़, कैलू बीड़ और कैथाल बीड़। ये कहाँ है, देहरादून के हनोल में, जो कि जौनसार बाबर क्षेत्र में पड़ता है। ये हो गया इस महासु देवता के मंदिर से रिलेटेड। इनमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हनोल किसका पवित्र तीर्थ है, तो हनोल हमने याद रखना है जौनसारियों का पवित्र तीर्थ है, जिसके अंदर की महासु देवता का मंदिर है देहरादून चक्राता में। और अगर पूछा जाए महासु देवता का मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके सेकुडिया बीड़ लिखेंगे। इसके अलावा जितने अन्य बीड़ हैं ये भी इसी के साथ हैं, लेकिन सेकुडिया बीड़ इंपॉर्टेंट है। आइए एक इंपॉर्टेंट मंदिर पर और बात करते हैं, जो कि टपकेश्वर महादेव है। इसे तो सभी जानते होंगे, या कई लोग यहाँ पर तो पहले से आवागमन करते होंगे टपकेश्वर महादेव। एक्चुअली टपकेश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर
जो ये गुफा है, एक गुफा टपकेश्वर गुफा कहते हैं, टपकेश्वर गुफा के अंदर शिवलिंग में पानी टपकता है, इसमें टप टप टप। तो ये पानी टपकने की वजह से टपकेश्वर महादेव कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर पानी नहीं टपकता था पहले। हुआ क्या था कि जब द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ था तो नवजात अवस्था में रो रहा था भूख से और जिद किए हुए था कि मुझे दूध पीना है। लेकिन जब ये भूख से तड़प रहा था नाबालिग शिशु, तो शिवजी से यह देखा नहीं गया और शिवजी ने क्या किया कि यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर अपनी शक्ति के माध्यम से दूध टपकाया और वो दूध धीरे धीरे टपकता गया और अश्वत्थामा ने उस दूध को पिया और तब से उस क्षेत्र को टपकेश्वर महादेव के नाम से जाना गया था। तो ये एक स्टोरी थी। तो शिव ने अश्वत्थामा को यहाँ पर दुग्ध पिलाया था, इसलिए इसे टपकेश्वर महादेव कहते हैं। और ये टोंस नदी के किनारे में है, टोंस नदी के किनारे। तो यह एक प्रकार से गुफा मंदिर है, टपकेश्वर का गुफा मंदिर। और दूध टपक टपकने के कारण ही टपकेश्वर कहा गया। और महाशिवरात्रि मेले के अवसर पर यहाँ पर बहुत भव्य मेला लगता है महाशिवरात्रि पर। बस इतनी ही बात याद रखनी है। और एक प्रकार का गुफा मेला है टपकेश्वर महादेव। यहाँ आ जाए डाट कालिका मंदिर। देखो, एक हाट कालिका मंदिर है और एक ये है डाट कालिका। हाट कालिका मंदिर हो जाएगा पिथौरागढ़ में और डाट कालिका हो गया देहरादून में। डाट कालिका मंदिर की बात करें तो यह काली का जो मंदिर है, ये काली ही माता का मंदिर है। इस मंदिर में कहा यह जाता है कि बलभद्र थापा, जो कि अमर सिंह थापा के पौत्र थे, इन्होंने यहाँ पर 13 जून 1804 को इस मंदिर की स्थापना करी। किसने? बलभद्र थापा। जिस बलभद्र थापा के हाथों में देहरादून की कमान सौंपी गई थी गोरखों के द्वारा और ये नालागढ़ के किले में शासन कर रहा था, जहां पर कि बाद में जलेप्सी आता है और जलेप्सी को भी ये बलभद्र थापा मार देता है। तो ये तब की बात है भाई, जब 1804 गोरखों का शासन शुरू हुआ तब इन्होंने ये मंदिर बनाया था। और 2018 में विश्वेश्वरैया सुरंग भी यहाँ बनाई गई है। विश्वेश्वरैया सुरंग कहाँ पर बनाई गई है? डाट कालिका मंदिर के पास में ही। तो इतनी बात याद रखनी है हमें डाट कालिका मंदिर से रिलेटेड, जो कि बलभद्र थापा ने बनाया था। अब एक इंपॉर्टेंट और है, वह है गुरु राम राय जी का दरबार। देखो, गुरु राम राय जी कौन थे? गुरु राम राय जी सिखों के 7वें गुरु हरराय के पुत्र थे। कौन? गुरु राम राय। और गुरु राम राय देहरादून जब इनका आगमन हुआ था, यह समय था 1676 में। अब 1676 में उस समय गढ़वाल के राजा फतेह शाह थे। फतेह शाह से इन्होंने देहरादून के 3 गांव दान में मांगे थे और यहाँ पर फतेह शाह ने 3 गांव दान में दे दिया और धामपुर गांव भी इनको दान में दिया था। और वर्तमान धामपुर में ही ये गुरु राय का दरबार भी है। तो गुरु राय के दरबार में प्रतिवर्ष यह झंडा मेला भी लगता है। तो ये गुरुद्वार का जो गुरु राम राय का जो दरबार है, ये दरबार किसने बनाया था? अब ये गुरु राम राय के दरबार में ही चैत के माह में झंडा मेला भी लगता है यहाँ प्रतिवर्ष देहरादून में। तो ये सिखों का सबसे बड़ा उत्सव है जो उत्तराखंड में है। पूरे सिख संप्रदाय पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर के यहाँ पहुँचते हैं और उस दिन इस चैत्र मास में झंडा मेला का आयोजन किया जाता है। और ये जो गुरु राम राय थे, ये देहरादून आए थे। आप यह भी जानते होंगे कि देहरादून का जो नाम पड़ा है वो देहरादून था पहले, क्योंकि ये एक दून घाटी थी और डेरा डाला गया था गुरु रामदास के द्वारा। कहाँ पर? देहरादून में, इसलिए इसका नाम देहरादून भी पड़ा था। तो इतनी बातें हमने इनसे रिलेटेड याद रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर जिनके केवल आपको नाम याद रखने हैं। देखिए कौन कौन से खास होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खास हैं। एक है संतरा देवी मंदिर, ये कैंपटी फॉल मार्ग के आसपास है, जो कि मसूरी जाते समय है। और देवी का नाम क्या बताया? संतरा देवी। कई मंदिर है यहाँ, रिंगाली देवी, खुजली देवी, कई प्रकार के नाम हैं। और ये इस प्रकार का एक नाम ये भी है संतरा देवी का मंदिर। कहाँ? देहरादून में है। एक दूसरा माल देवता। माल देवता तो आप जानते होंगे, माल देवता गोरखा काल का एक मंदिर है। तो गोरखा काल में इसे बनाया गया था माल देवता का मंदिर। उसके बाद प्रकाशेश्वर है, प्रकाशेश्वर मसूरी मार्ग पर है। और संतमाला देवी मंदिर है, ये भी देहरादून के अंदर है। एक इंपॉर्टेंट मंदिर हो गया है, ये हो गया है जी सनातन धर्म मंदिर। और ये सनातन धर्म मंदिर है धर्मपुर में, देहरादून के धर्मपुर में ही सनातन धर्म मंदिर भी है।
ये भी हमें याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये खास क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। और उसके बाद संतरा देवी मंदिर, ये भी खास है। उसके बाद परशुराम मंदिर की बात करें तो ये खुड़बुड़ा के अंदर है, यानी खुड़बुड़ा मोहल्ले में है परशुराम का मंदिर। और खुड़बुड़ा मोहल्ला वही मोहल्ला है जिस मोहल्ले के बगल में खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम समय में प्रद्युम्न शाह ने 14 मई 1804 को युद्ध करते करते स्वयं को वीरगति को प्राप्त कर लिया था। तो ये वाली जगह पर ही परशुराम जी का मंदिर भी है। और एक मंदिर है जो रुद्रेश्वर शिव का मंदिर है, और ये गुरु द्रोण के तपस्थली माना जाता है। कौन सा? रुद्रेश्वर। तो इतनी बातें याद रखें हमें, मंदिरों में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 4 मंदिरों की मैंने थोड़ा सा डिटेल बताई है और कुछ मंदिरों के नाम बताए हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट हो सकता है कौन सा पूछे, एक तो ये क्वेश्चन आता है हनोल का, हमेशा पूछा जाता है ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और सकुडिया बीर भी पूछा जाता है। एक गुरु राम राय जी के दरबार के बारे में भी पूछा जाता है जो कि धुम्मावाला में है, ये भी हम याद रखें। और ये टोंस नदी के किनारे टपकेश्वर महादेव, ये भी पूछा जा सकता है। महाशिवरात्रि का मेला, जो ये महासु देवता का मंदिर है ये भी टोंस नदी के किनारे है, ये भी हम याद रखें, टोंस के दाएं किनारे पर है ये वाला। और बाकी डाट काली का मंदिर ये बलभद्र थापा ने बनाया था। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और यहाँ से संतरा देवी का मंदिर, यहाँ से सनातन धर्म का मंदिर, बस 2 ही मंदिर याद रखें, बहुत हो जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड में इतने ज़्यादा मंदिर हैं, आप याद करते करते थक जाएंगे, लेकिन मंदिर खत्म नहीं होंगे। अब तो धीरे धीरे क्या कर रहा है एग्जाम वाला भी, भाई देखो किसी के कुल देवता के बारे में भी क्वेश्चन उठा रहा है। तो ये बड़ी विडंबना है, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख करके, कुछ या तो वैसे नाम हो या कुछ विशेष हो, तो उस तरीके से याद रखना है। अब बात करते हैं देहरादून के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। मेले बहुत ही खास हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। मेले भी सारे याद नहीं करने हैं, ये गधों वाली पढ़ाई नहीं करनी, बल्कि स्मार्ट करना है और याद रखना है कौन कौन से। एक तो यहाँ पूछा जाता है नुड़ाई मेला। ये नुड़ाई मेला बहुत ही ज़्यादा खास है, जो कि जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है 22 गते श्रावण को, श्रावण के मास। अब ये 22 गते श्रावण को क्यों मनाया जाता है, ये होता कैसे है? एक्चुअली नुड़ाई मेला होता है, जौनसारी जो बकरवाल होते हैं यानी भेड़ पालक होते हैं, वो चौमास के समय में जब पर्वतीय क्षेत्रों में अपने चरवाहे बकरियों को लेकर के जाते हैं, तब श्रावण मास में ये लोग वापस घर को लौटते हैं। तो इस अवसर पर ये लोग नुड़ाई देवता का मेला बनाते हैं, यानी नुड़ाई का मेला मनाते हैं। तो इस वजह से श्रावण मास में मनाया जाने वाला एक चरवाहों का एक मेला, जिसे कि नुड़ाई मेला कहते हैं, जौनसार भाबर में मनाया जाता है। कहाँ? देहरादून में। तो ये जितने भी मेले हैं ज़्यादातर जौनसार भाबर के ही हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी झंडा मेले की बात करें तो झंडा मेला मैंने बता दिया, चैत माह में मनाया जाता है। कहाँ? गुरु राम राय दरबार देहरादून में। उसके बाद बात करें हत्तालिका मेला, तो ये हत्तालिका मेला देहरादून में ही गोरखा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोरखा समुदाय द्वारा मनाया जाना। एक है पांचोई लोकोत्सव, पांचोई लोकोत्सव भी जौनसार क्षेत्र में ही होता है। एक होता है गनियात मेला, ये भी जौनसार क्षेत्र में ही होता है। एक होता है विश्व मेला, जो कि बैसाख के दिन मनाया जाता है, यानी बैसाख संक्रांति के दिन, और ये भी जौनसार में मनाया जाता है। धमसू नृत्य इसमें किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विश्व मेला। तो विश्व मेला देहरादून के प्रमुख मेलों में से एक है ये विश्व मेला, जिसमें कि धमसू नृत्य किया जाता है जौनसार क्षेत्र में। तो जौनसार का ही है ये, और ये भी बैसाख के दिन, जिस दिन बैसाख की संक्रांत होती है उस दिन मनाया जाता है जी। उसके बाद है एक जखोली मेला, ये भी देहरादून में मनाया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम हो जाएगा शहीद वीर केसरी मेला। और ये शहीद वीर केसरी कौन थे? ये थे जौनसार भाबर के ही। और जौनसार भाबर में इनके गांव का नाम भी आप याद रखेंगे, वो था क्वाया गांव। तो जौनसार भाबर में क्वाया गांव के थे शहीद वीर केसरी। एक्चुअली कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये शहीद वीर केसरी जी, इंडियन शहीद वीर केसरी जी ब्रिटिश सेना को छोड़कर के सुभाष चंद्र बोस की सेना में शामिल हो गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश से अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया था। अब जब इन्हें पकड़ा गया तो सेना के साथ धोखा देने की वजह से इन्हें कैद किया गया और कैद करके दिल्ली लाया गया। और 3 मई के दिन 1945 को दिल्ली में इन्हें सूली पर लटका दिया गया। कितना दुर्भाग्य की बात है,
जो राष्ट्रीय हित के लिए, आज़ादी के लिए अपना संघर्षरत प्रयास कर रहे थे, उन्हें अंग्रेजों ने इस तरीके से फांसी देकर लटकाया। तो आज भी जौनसार क्षेत्र में इनकी स्मृति में बहुत भव्य मेला मनाया जाता है, चक्राता क्षेत्र में। तो ये वीर केसरी चंद जी को आप याद रखेंगे, ये इनके फांसी की तिथि हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये फांसी इनको हुई थी 3 मई 1945, और ये फांसी कहाँ हुई थी? दिल्ली में। तो ये इस तरीके से हमने शहीद वीर केसरी चंद जी का शहीद तिथि भी याद रख ली, और शहीद वीर केसरी चंद जी के स्मृति में जो मेला लगता है उसके बारे में भी जान लिया है। तो ये देहरादून के कुछ मेले थे, जैसे नुड़ाई मेला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नुड़ाई मेला हर बार पूछा जाता है। हत्यालिका मेला भी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ से आप उसके बाद डायरेक्ट सीधा शहीद वीर केसरी चंद मेला याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इतने ही याद रखने हैं, ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट करके याद रखना है भाई, जो एग्जाम की दृष्टि से खास हो सकता है। तो ये देहरादून के कुछ मेले हमने पढ़ लिए हैं, देहरादून के मंदिर समूह पढ़ लिए हैं या मंदिर पढ़ लिए हैं, और उसके बाद हमने देहरादून में खनिज संसाधन भी पढ़ लिया है, और देहरादून में जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य और उद्यानों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने देख लिए हैं। इसके बाद एक बेहद इंपॉर्टेंट मंदिर समूह और आता है, जो कि आता है लाखा मंडल। लेकिन लाखा मंडल के बारे में हम लाखा मंडल पर्यटन क्षेत्र के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हम देहरादून के पर्यटन क्षेत्र पढ़ेंगे, देहरादून में प्रमुख संस्थान पढ़ेंगे, और देहरादून में प्रमुख संस्थान के साथ साथ देहरादून में प्रमुख सरकारी संस्थान और विद्यालय वगैरह के बारे में भी जान लेंगे। जितना भी कुछ होगा, इसके बाद 1-2 वीडियोज और बन जाएगी देहरादून की, उसके बाद हमारा देहरादून जनपद भी पूरा हो जाना है। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रत्येक वीडियो सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देखें, क्योंकि इससे पहले हम उत्तरकाशी जनपद को भी यूट्यूब चैनल पर पूरा पढ़ चुके हैं। तो आप वहां से भी जाकर के देखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।